Welcome to Anthropod Education. So, in this lecture, we are going to discuss about the topic emergence and growth of anthropology in India और यह एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का टॉपिक 4.0 है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू द ट्राइबल एंड द कास्ट स्टडीज़। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एस.सी. रॉय के कंट्रीब्यूशन के बारे में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेगा कि एस.सी. रॉय का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडिया में। तो सबसे पहले हम इनके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनका जन्म खुलना डिस्ट्रिक्ट जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ एक करप्पन जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने BA ऑनर्स किया था इंग्लिश में। जब ये रांची में अपना टीचिंग वर्क कर रहे थे उस टाइम ट्राइबल्स की कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी और इसमें ये इन्वॉल्व हो गए थे और ये बात जो है वो कोर्ट तक चली गई थी, जिसको इन्होंने सपोर्ट किया था। और इस तरीके से अपने ट्राइबल वर्क को डील करते हुए उन्होंने ट्राइबल कल्चर और लैंग्वेज को स्टडी किया और इन्होंने एक मोनोग्राफ पब्लिश किया था, मुंडा एंड देयर कंट्री। इस मोनोग्राफ के नाम से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने मुंडा पे स्टडी किया होगा। और यह फर्स्ट मोनोग्राफ था जो किसी इंडियन राइटर के द्वारा पब्लिश किया गया था ऑन एनी इंडियन ट्राइब, और इसीलिए इनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ द इंडियन एथनोलॉजी, फर्स्ट इंडियन एथनोग्राफर, फर्स्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो इनको माना जाता है फादर ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नल था कंट्री में, उसका नाम था मैन इन इंडिया, जो कि 1921 में पब्लिश हुआ था। और इन्होंने जो सीड्स ऑफ फॉर्मल एंथ्रोपोलॉजी थी इंडिया में उसको बोया था। मीन्स कि इन्होंने पहला अपना रिसर्च का काम स्टार्ट किया था, फर्स्ट काम करना स्टार्ट किया था जिसे हम एकेडमिक एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट देते हैं, वो सबसे पहले एस.सी. रॉय ने स्टार्ट किया था। इन्होंने एक होल जनरेशन ऑफ एथनोग्राफर्स को इंस्पायर किया है फील्ड वर्क करने के लिए और मोनोग्राफ्स को लिखने के लिए। और बहुत सारे मोनोग्राफर्स रहे हैं इनके इंस्पिरेशन से, जैसे कि N.K. बोस, D.N. मजूमदार, जो कि एक बड़े बड़े नाम हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये एस.सी. रॉय से इंस्पिरेशन लिए हुए हैं। अब हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ में। तीनों ने ट्राइबल कल्चर के स्टडी पे कंट्रीब्यूशन दिया था। अब ये लॉयर बाय प्रोफेशन थे जिन्होंने स्टडीज़ किया ट्राइबल कस्टम पे, बिलीव्स पे, ट्रेडिशंस पे, मोनोग्राफ्स पे। और इससे रिलेटेड इन्होंने एक मोनोग्राफ लिखा था मुंडा एंड देयर कंट्री, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। फिर इन्होंने ओराव पे भी एक मोनोग्राफ लिखा था जिसका नाम था एथनोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ओराव लाइफ एंड कल्चर। और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने धुमकुरिया, जिसको बोलते हैं यूथ डॉर्मेट्री ऑफ ओराव, उसके एग्जिस्टेंस और फंक्शन पे अटेंशन दिया था। अब ये धुमकुरिया क्या होता है? तो धुमकुरिया एक सेंटर होता है फॉर द कल्चरल एजुकेशन फॉर द ओराव कम्युनिटी। बेसिकली ये एक डॉर्मेट्री का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मेल और फीमेल जो यंगस्टर्स होते हैं वो साथ में रहते हैं वहाँ पे और अपना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, और वहाँ पे एक स्ट्रेस फ्री कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि वो फ्रीली अपने लाइफ को स्पेंड करें और उनके पास अपने मेटिंग पार्टनर को भी चूज़ करने का अधिकार होता है। अब इन्होंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की स्टडीज़ की और कुछ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी की भी स्टडी की। अपने एक लेक्चर में, जो कि इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दिया था, इसमें इन्होंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे डिटेल में डिस्कस किया था, जैसे कि स्कोप, मेथड एंड डिवीजन ऑफ द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मैंस प्लेस इन द नेचर, बैकग्राउंड ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ नेचर, रेशियल माइग्रेशन एक्सेट्रा। तो ये सारा इन्होंने एक लेक्चर दिया था पटना यूनिवर्सिटी में, जिसमें इन्होंने इस टॉपिक्स पे डिटेल डिस्कशंस किया था। अगर हम प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी की बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने प्री हिस्टोरिक सिलोज इन रांची डिस्ट्रिक्ट में, जिसके ऊपर इन्होंने स्टडीज़ किया था। अब सिलोज क्या है कि एक टॉल टावर होता है जो कि एक फार्म पे बनाया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को।
इसको हम ग्रेनरी भी बोल सकते हैं एक तरीके से। और ये जो सिलोस का कॉन्सेप्ट है ये प्री हिस्टोरिक है, जिसका स्टडी इन्होंने किया था कि एक चालकोलिथिक कल्चर है जिसमें कि असुरा साइड का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। इसके डिगिंग से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट इनसे जुड़ा हुआ है। अब असुरा साइड क्या है कि एक साइट है जो कि रिवर तजना के बैंक पे सिचुएटेड है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो साइट थी ये सबसे पहले एस.सी. रॉय के द्वारा 1915 में इन्वेस्टिगेट किया गया था। और ये दोनों ही साइट जो हमें देखने को मिलता है, एक तो हम सिलोस का कॉन्सेप्ट देखें जो कि रांची डिस्ट्रिक्ट में ही है, और असुरा साइट भी हमें रांची डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलता है। अब हम कास्ट की बात करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी में जो कास्ट का कॉन्सेप्ट किया जाता है, तो इस पे एस.सी. रॉय ने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी हमारे एंशियंट बुक्स हैं, जैसे कि पुरानास की बात करते हैं जिसमें कि लाइफ स्टाइल ऑफ मैन एंड वुमेन की बात की जाती है, संहिता है जिसमें 8 काइंड्स ऑफ हिंदू मैरिजेस की बात की गई है, और धर्मशास्त्राज हैं जिसमें कि धर्म के बारे में बात की गई है। ये सारे रिच ट्रेजर्स हाउसेज हैं इंडियन सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लिए। यहाँ पे सोसाइटी के बारे में बहुत ही रिच टॉक्स किए गए हैं। इन्होंने कास्ट, रेस और रिलीजन ऑफ इंडिया के बारे में एक डिटेल स्टडी किया था टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स इंडियन सिविलाइजेशन। तो जो इंडियन कॉम्प्लेक्स इंडियन सिविलाइजेशंस हैं उसकी स्टडी के लिए इन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। इनका मानना था कि जो फोकलोर है वो कि अर्लियर इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन था ह्यूमन सोसाइटी का, उस पर फोकस करता था कि हिस्ट्री में जो भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है ह्यूमन सोसाइटी का, वो उसका एक इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन था। फोकलोर जो मुँह ज़बानी कहानियाँ होती हैं उसका कॉन्सेप्ट हमें ये देखने को मिलता है कि अर्ली इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन था। फोकलोर कंसिस्ट करता है फोक सॉन्ग्स को, बलाड को कंसिस्ट करता है। बलाड क्या होता है? एक लॉन्ग सॉन्ग होता है, पोएम होता है जो कि एक स्टोरी को बताता है, और अक्सर ये एक लव स्टोरी से जुड़ा हुआ होता है, एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ होता है। फिर फोक राइट्स के बारे में बात की जाती है, फोक ट्रेडिशंस के बारे में बात की जाती है, फोक बिलीफ्स के बारे में बात की जाती है, और बहुत सारी फोक टेल्स के बारे में बात की जाती है। तो इस पे इन्होंने स्टडी किया फोकलोर से रिलेटेड। अगर हम अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी या ट्राइबल पॉलिसी से रिलेटेड बात करें कि उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है एस.सी. रॉय का, तो इन्होंने बहुत सारे वॉयलेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस थे या पुलिस एक्शंस थे जिसको इन्होंने प्रिवेंट किया। और ये कौन सी जगह थी? छोटा नागपुर का। और किस केस में? इन द केस ऑफ मुंडा पटना विलेज काउंसिल। इसमें इन्होंने इस चीज़ को प्रिवेंट किया। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी कंसिडर किया था जिसमें कि यूज़ ऑफ फ्लैग एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन का एक डिस्प्यूट हुआ था ओराव में, जिसको इन्होंने सॉल्व किया था। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि ओराव जो विलेज थे वो हर कोई एक फ्लैग पोसेस करता था, एक फ्लैग कंसिडर करता था, और ये उनके रिलीजन से, वो उनके कल्चर से रिलेटेड था। और ये बेसिकली जो फ्लैग्स होते थे ना, ये सारे विलेजेस के अलग अलग डांसिंग प्रोग्राम्स को कंसीडर करते थे, जिसको यात्रा बोला जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर था जो एक नया ब्रिज बना रहा था एक रिवर पे। उस कॉन्ट्रैक्टर ने एक फ्लैग कंसीडर किया जिस पे उसने रेलवे इंजन का पिक्चर पेस्ट कर दिया उस फ्लैग पे, और उस फ्लैग को जो एडजेसेंट विलेज था जहाँ ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उस फ्लैग को उस विलेज से रिलेटेड कर दिया। और वहाँ पे ये माना जाने लगा कि वहाँ पे एक सुपरस्टिशियस बिलीफ है कि वहाँ की स्पिरिट रहता है जो कि उस रिवर में रहता है, और जो प्रीवियस ब्रिज था वो वॉश्ड अवे हो गया था क्योंकि वो स्पिरिट गुस्सा हो गया था। अब उस फ्लैग को एज ए सिंबल ऑफ पावर कंसीडर किया जाने लगा। अब इस चीज़ को लेकर के जो दूसरे ओरांव्स थे, जो दूसरे विलेजेस में रहते थे, उनके बीच एक रिसेंटमेंट क्रिएट होने लग गया। और उन्होंने क्या किया कि जो दूसरे विलेज के जो ओरांव्स थे उन्होंने एक फ्लैग पे बड़ा ट्रेन बना दिया, और उन्होंने ये कंसिडर किया कि हम बड़ा अगर ट्रेन बनाएंगे तो वो हमारे पावर को ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, मैसिव पावर को रिप्रेजेंट करेगा। इससे क्या हुआ कि जो ओरिजिनल पैसेंजर्स थे, जो कॉन्ट्रैक्टर ने इस विलेज के लिए उस फ्लैग को कंसीडर किया था, उन्होंने इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया और वो प्रोटेस्ट करने लगे। इसकी वजह से इन दोनों विलेज के बीच में बहुत सारे क्लैशेस हुए, बहुत हैवी क्वारल हुआ, बहुत फाइट हुआ,
और इसको इंटरवेन करने के लिए पुलिस को आना पड़ गया। अब ये एक कल्चरल मैटर था। अब इस क्रूशियल मैटर में एस.सी. राय को बीच में आना पड़ा और इन्होंने जो दूसरा विलेज था उसको ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो फ्लैग है उस पर इन्होंने एरोप्लेन का सिंबल बना दिया और इन्होंने एरोप्लेन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि एरोप्लेन ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन। और इस तरीके से इन्होंने इस डिस्प्यूट को ख़त्म किया था। तो ये डिस्प्यूट था रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ फ्लैग एंड द ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन द ओराव, और इसको एस.सी. रॉय ने सॉल्व किया था। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेनिंग का डिमांड किया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, फॉरेस्ट एंड द एक्साइज ऑफिसर्स जो कि ट्राइबल एरियाज में पोस्टेड थे। इन्होंने मैन की स्टडी की बाय द रेसेस, कस्टम्स, रिलीजन्स और अदर तरीके से टू एंड द कम्युनल एनिमोसिटी। जो भी कम्युनल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने मैन के रेसेस, कस्टम्स, रिलीजन्स को, उनके मैनर्स को स्टडी किया। तो ये था एस.सी. राय का कॉन्ट्रीब्यूशन।